बॉम्बे पहुंचते ही मैंने सबसे पहले जॉब ज्वाइन की, वो थी कॉल सेंटर की जॉब। मैं मुंबई के एक छोटे से हॉल में रहती थी। मुझे याद है मैंने इनिशियल 4 साल डिनर ही नहीं किया कभी भी। मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरी जेब में सिर्फ 15,000 बचे लास्ट। ऐसा लग रहा था कि यार अब कुछ नहीं बचा है, दिस इज द डेड एंड। यार इतने भी पैसे नहीं बचे कि रेंट दे पाओ, इतना भी नहीं बचा कि आप कहाँ अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ देने निकले थे, कहाँ आपके पास खाने के पैसे नहीं बचे। मैंने बहुत सुसाइड अटेम्प्ट्स किए हैं अपनी लाइफ में, ट्रस्ट मी। मुझे याद है मैंने एक बार जब मैं पैदा हुई बहुत अलग ही हालत थी मेरी। मेरे घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज़ वो बहुत छोटे से गाँव चित्तौड़गढ़ में रहते थे। वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं थे। तो मेरे पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, इसकी तबीयत इतनी क्यों ख़राब है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड ऐसे करके 4-5 साल मेरी बीमारी में निकले। मेरे फादर के पास जितने पैसे थे, जो भी थे, उन्होंने सब लगा दिए। कभी किसी जगह पे किसी फैक्ट्री में मैनेजर बन के जॉब करना, एंड सबसे लास्ट जो मेरे फादर की जॉब रही, जो आज भी कंटिन्यू है, दैट जो आज भी कंटिन्यू है, दैट एट द एज ऑफ 60 ही इज वो अपनी टू व्हीलर पे जाते हैं और ही सेल्स टोबैको एंड सिगरेट। वो इस कंडीशन में जाते हैं, उनके आई थिंक आगे 2 बैग्स रखे होते हैं, पीछे 2 बैग्स रखे होते हैं, और ऐसा होता है बहुत बार कि वो बैलेंस नहीं संभाल पाते, गिर जाते हैं रोड पे। वो खुद उठाते हैं, खुद चलते हैं। तो आज भी मतलब मेरे फैमिली का तो संघर्ष रहा ही है, और संघर्ष की वजह से मेरा भी संघर्ष तब से चल ही रहा है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दैट उतना अच्छा स्कूल नहीं मिल पाया, उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई। एंड सारे रिलेटिव जब आपके बहुत रिच होते हैं, आपको फील होता है कि यार आपके पास उतना पैसा क्यों नहीं है। मुझे याद है बचपन में इंसिडेंट्स होते थे कि मेरे कजिन मुझे बोलते थे कि यार ये सेम रिपीटेटिव कपड़े क्यों पहनती है। तो मैं तो बचपन में बोलती थी मुझे बहुत पसंद है ये सेम स्कर्ट पहनना, बट वो बोलते थे कि ये पता है इसलिए सेम स्कर्ट पहनती है बिकॉज इसके पास पैसे नहीं है दूसरी स्कर्ट लेने के। तो इतनी सारी चीजें देखी, इतना कुछ हुआ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मेरा एंगर पीक पे चला गया कि यार क्यों मैं झेलूं, क्यों मैं इतना कुछ करूं। मैं 10th तक एकदम टॉपर रही, पढ़ाई वढ़ाई सब सही चल रही है, बट मुझे बार बार ऐसा लगता था कि मेरे कजिन ज्यादा अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, वो अच्छे स्कूल में हैं, और मुझे ये बोल दिया जाता था कि तुम्हारे ग्रेड इसलिए अच्छे बिकॉज तुम नॉर्मल स्कूल जाते हो। और उस वक्त मेरा मतलब ईगो हर्ट हुआ। मैंने बोला कि बहुत हो गया, बहुत झेल लिया मैंने बचपन से टॉर्चर, अब मुझे एक अच्छे स्कूल में जाना है एंड प्रूव करना है कि मैं उतनी ही स्टूडियस यहाँ पे भी हूँ। बट दैट बैकफायर्ड, क्योंकि अच्छे स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा होती है और पेरेंट्स के पास तो उतना पैसा नहीं था कि वो लगा पाए। मेरी माँ ने इतने हाथ पैर मारना स्टार्ट किए कि हर जगह जाने लगी, लोगों से बोलने लगी कि प्लीज़ हेल्प कर दो, हम नहीं अफोर्ड कर सकते बहुत। और इतना प्रेशर हो गया था, मुझे एक वक्त पे ऐसा लगा कि शायद स्कूल छोड़ना पड़ेगा और शायद स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। बट हाँ, जैसे मेरी माँ कहती है आई एम गॉड सेव्ड किड, तो गॉड को तो आना ही था मेरे फेवर में। और यही हुआ कि एक ट्रस्ट मिली, एक एनजीओ मिली जिन्होंने हेल्प की। उन्होंने 2 साल पूरा खर्चा उठाया मेरी पढ़ाई का, एंड दैट्स हाउ आई वाज एबल टू कंप्लीट माय 11th एंड 12th। बट वो इतना डिप्रेसिव फेज हो चुका था कि मतलब जहाँ अगर मेरे 80-90 परसेंटेज आते थे, वहाँ सीधा 52-51 आने लगे। और जो एक सपना में जी रही थी कि सिविल इंजीनियर बनूंगी, सिविल इंजीनियर बन के अपने घर वालों को एक बेटर लाइफ दूंगी, वो नहीं पूरा हो पाया बिकॉज ग्रेड्स ही नहीं थे उतने कि किसी जगह कॉलेज में एडमिशन मिल पाए। और साथ ही साथ एक सपना मैं जी रही थी जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। मुझे सिविल इंजीनियर बनने के साथ साथ मुझे मॉडलिंग करनी थी। मैं जब एड्स देखती थी मुझे लगता था कि वाह, ऐसे मैं वॉक करूंगी, ऐसे मैं ब्यूटीफुल दिखूंगी। और जब मैं बोलती थी ना किसी को कि मुझे बड़े होकर मॉडल बनना है, तो मुझे ये बोल दिया जाता था, "श्श, ये अच्छी चीज नहीं है, ये नहीं बनना, ये मत बोलो किसी को।" तो वो सपना ना लोगों ने मार दिया था कहीं ना कहीं। बट मेरी डेस्टिनी में शायद मॉडलिंग लिखी थी। तो जब मेरे ग्रेड्स डाउन हो रहे थे, उसी बीच में अचानक से मुझे फेसबुक पे एक रैंडम सा मैसेज आता है। एक इंसान कहता है कि आर यू इंटरेस्टेड इनटू मॉडलिंग, एक शूट है। और मैं एक्साइटेड कि कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़ सच में होने वाली है। मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, शूट किया। पैसे तो नहीं मिले ऑफ कोर्स, बट यही था कि बहुत स्कैम भी हुए। लोगों ने बोला आपकी पिक्चर यहाँ आएगी, वहाँ आएगी, बट वो पिक्चर्स कभी कहीं आई ही नहीं। लेकिन चस्का लग चुका था, समझ में आ गया था कि ये चीज़ मुझे खुश रखती है। और फिर मैंने जब मेरे ग्रेड्स भी कम आने लगे, मेरा मॉडलिंग का भी सफ़र थोड़ा सा शुरू हो गया, मुझे समझ आ गया था कि इंजीनियरिंग का रास्ता यही मेरे लिए बंद हो चुका है और सिर्फ मॉडलिंग बची थी। और फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप आउट लिया। 1 साल सोचा क्या करना है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ मैं। बट अगेन मेरी एक कॉलिंग आती है कि नायरा,
दिल्ली या बॉम्बे जाओ, भोपाल में तो कुछ नहीं है मॉडलिंग में, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, बट फ्यूचर अगर है मॉडलिंग में, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉम्बे या दिल्ली में। तो जर्नलिज़्म जो मैंने किया, जब मेरा फर्स्ट या सेकंड ईयर चल रहा था, उसी बीच में आई डिसाइडेड कि मेरे को बॉम्बे जाना है। और बॉम्बे जाने के लिए मैंने थोड़े-थोड़े पैसे जमा करना स्टार्ट किए, जो शूट से मुझे मिलते थे थोड़े बहुत, वो मैं जमा करने लगी। एंड आई रिमेंबर कि भोपाल में ही वो मॉडलिंग की इतनी स्ट्रगल वाली जर्नी थी, बिकॉज़ मैं एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आती हूँ। अभी तो मेरे मॉम-डैड बहुत चिल हो चुके हैं, बट मुझे याद है कि मुझे स्लीवलेस कपड़े पहनना अलाउड नहीं था। मैं शोज़ के लिए जब रात में जाती थी, तो मेरी मम्मी जागती रहती थी, दरवाज़े पे खड़ी रहती थी कि पापा के उठने से पहले ये घर के अंदर एंटर कर ले। तो उस सिचुएशन में मतलब खुद को मनाना, घरवालों को मनाना कि 20 साल की उम्र में मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ बॉम्बे में, वाज़ अ बिग टाइम चैलेंज फॉर मी। बट टच वुड मेरी फैमिली शुरू से मतलब चाहे ऑर्थोडॉक्स हो, चाहे जैसी भी हो, बट मेरी माँ ने मेरे लिए इतनी लड़ाइयाँ करी है ना कि रिलेटिव्स मना करते थे कि नहीं मत भेजो मॉडलिंग में, पापा उतने एग्री नहीं होते थे, बट मेरी माँ सबसे लड़ती थी। और दैट्स हाउ मैं बॉम्बे पहुंची। और बॉम्बे पहुंचते ही मैंने सबसे पहले जॉब ज्वाइन की, वो थी कॉल सेंटर की जॉब। और करने लगी वो। जैसे ही मैं उसमें सेटल होने लगी, मुझे लगा कि यार 1 डेढ़ महीना निकला और मुझे लगा कि ये तो बढ़िया जा रहा है। शायद मैं उसमें कंफर्ट में आने लगी कि यार मे बी कॉल सेंटर इज़ गुड, क्योंकि सैलरी मिल रही है, घर पे मैं पैसे भी भेज पा रही हूँ। बट अगेन आई वाज़ नॉट सैटिस्फाइड। मेरी कॉलिंग फिर से बोल रही थी कि नायरा नहीं, यू आर नॉट मेड फॉर दिस, यू आर मेड फॉर समथिंग एल्स। एंड मैंने बनी-बनाई जॉब छोड़ दी। मैंने बोला लेट इट बी, मुझे इस थाने जैसी जगह से मुझे अंधेरी जाना है, मुझे थाने से डेली अंधेरी ट्रैवल नहीं करना, अंधेरी ही मेरे लिए जगह है। और मैंने थोड़े बहुत और पैसे जमा किए जॉब-वॉब करके, वो जमा करके मैं अंधेरी पहुँची और मैंने वहाँ से अपना मॉडलिंग करियर बॉम्बे में स्टार्ट किया। एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि भोपाल में 4-5 हज़ार मिल जाते थे, तो मुझे लगा चलो यहाँ पे 15 तो मिलेंगे, 10 तो मिलेंगे। बट आउट ऑफ माय सरप्राइज़ मेरा पहला प्रोजेक्ट का मुझे ₹500 ऑफर हुआ। एक कोई मेकअप शूट था, उन्होंने बोला कि आपको ₹500 मिलेगा और कुछ 3-4 घंटे का काम है। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्या मैंने गलत डिसीज़न ले लिया, बिकॉज़ जहाँ मैं ज़्यादा पैसे कमाने आई थी, जहाँ मैंने जॉब छोड़ दी, वहाँ पे मुझे ₹500 ऑफ़र हो रहे हैं और मुझे इतना गंदा लग रहा था कि ₹500 के लिए कैसे काम करूँगी मैं, क्या होगा ₹500 में? बट आई वाज़ लाइक करते हैं चलो, ये भी करते हैं। और मैंने किया, 500 से 1000 होने लगा, 1000 से बढ़ने लगा। एंड आई वाज़ डूइंग गुड, थोड़ा-थोड़ा काम आने लगा, करने लगी। बट उसके साथ एक और चैलेंज आने लगा कि अभी तो बहुत बॉडी पॉजिटिविटी आ गई है मॉडलिंग में, अभी तो हर तरीके के लोग वॉक करते हैं। बट उस वक़्त इतना प्रेशर होता था कि सिर्फ़ लीन फिगर वाली मॉडल चाहिए, टॉल लड़की चाहिए। तो मुझे अपने आप को इतना स्टार्व करना पड़ता था। मुझे याद है मैंने इनिशियल 4 साल डिनर ही नहीं किया कभी भी। कभी भी रात में खाना नहीं खाया, ये सोच कर कि सुबह मेरे गाल पफ़ी हो जाएँगे, मैं शूट में मोटी दिखूँगी। मैं सिर्फ़ दौड़ती रहती थी ट्रेडमिल पे, 1-1 घंटा दौड़ती रहती थी। मेरे को नी इंजरी हो गई 1-1 घंटा दौड़ने पे। क्योंकि एक प्रेशर था कि नहीं मैं वेट गेन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज़ मुझे याद है एक शो मैंने किया था, जहाँ पे मेरा वेट पुट ऑन हो गया था और मेरे मतलब जो मुझे अमाउंट मिलने वाला था उसमें से पैसे काटे गए थे ये बोल के कि क्लाइंट ने बोला कि मॉडल तो बहुत चबी है। एंड मुझे ऐसा लगा कि ये क्या बॉडी शेमिंग हो रहा है मेरे साथ। और मेरी ज़िंदगी में ना, मुझे अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो है खाना। वो मैं उसको सैक्रिफाइस करके मैं कर रही हूँ, बट मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं ह्यूमन हूँ। मुझे खाना चाहिए जीने के लिए और मैं उसको ही त्याग के मैं वो सिर्फ़ स्ट्रगल कर रही हूँ और वो चलता रहा। बट समव्हेयर मुझे ये लगने लगा कि नायरा कितने साल और भूखे रहोगी? 1 साल, 2 साल और उसके बाद। और उसी बीच में न्यूज़ आती थी कि किसी मॉडल की डेथ हो गई, ये डाइट करने से, वो डाइट करने से। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये चीज़ मुझे खुश तो रखती है, बट ये किस कॉस्ट पे आ रही है मेरे पास। एंड अगेन लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में फिर सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ ये हो गई कि ऐसा लगने लगा दुनिया ख़त्म होने वाली है। सब लोग ऑलमोस्ट कन्विंस्ड हो चुके थे कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो मैंने सोचा कि यार मुझे तो सिर्फ़ एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है खाना। तो जब दुनिया ख़त्म ही हो रही है और मैंने 4 साल जो खुद को भूखा रखा है, लेट्स जस्ट ओपन दैट डोर एंड एन्जॉय लाइफ़। मे बी आई विल डाई टुमारो और सम आफ्टर डे। एंड मैं वो अनकंट्रोलेबल तरीके से मैं खाती रही और मेरा 15 किलो वेट बढ़ गया। और 15 किलो वेट बढ़ते वक़्त कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ, मुझे लगा ठीक है। बट जब ये न्यूज़ आई कि लॉकडाउन ओपन हो गया है एंड लाइफ़ इज़ गेटिंग बैक टू नॉर्मल, आई वाज़ शैटर्ड। बिकॉज़ अब मुझे पता था कि अब मुझे काम नहीं मिलने वाला है इस वेट के साथ और मुझे इसको कम करने में कम से कम 5 से 6 महीने लगने वाले हैं। तो अब क्या होने वाला है नायरा? अब तो मॉडलिंग करियर भी खत्म, कुछ काम नहीं मिलने वाला। एंड अगेन
वही जैसे कि मैं बोलती हूँ, गॉड कहीं से आए और उन्होंने मेरे लिए एक और नया रास्ता खोल दिया। मैं डायरेक्शन में जाना चाहती थी, मेरे आसपास के लोग डायरेक्शन में थे, तो मैं उनसे बात करती थी और मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूँ। लोगों को लगता है कि आप जब सोचते हो, थॉट्स लगाते हो, तो वो चीज़ रियलिस्टिक हो जाती है, बट आपको पता नहीं है अनकॉन्शियसली आप मैनिफेस्ट कर देते हो। तो मैं कहीं न कहीं वो मैनिफेस्ट कर रही थी कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, एंड आउट ऑफ माई सरप्राइज़ अ रैंडम पर्सन अगेन टेक्स्ट मी ऑन फेसबुक एंड मुझे एक मैसेज आता है कि वी आर लुकिंग फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर्स, आर यू इंटरेस्टेड? और वो प्रोजेक्ट था ऑल्ड बालाजी का वेब सीरीज़ गिरगिट। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरी किस्मत है या भगवान मेरे साथ एंजल की तरह चल रहा है कि लोगों को बहुत मेहनत लगती है एक वेब सीरीज तक पहुंचने के लिए। आपको पहले इंटर्नशिप करनी पड़ती है, वो भी फ्री में। ये मेरा पहला पेड प्रोजेक्ट था और इसमें इंटर्नशिप नहीं थी। मुझे डेजिग्नेशन मिला था एसोसिएट क्रिएटिव का, ऊपर से इनकम भी मिली और डेजिग्नेशन भी अच्छा मिला और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला। तो मुझे तो ऐसा लगा भाई मतलब लाइफ तो सॉर्टेड है, अपने आप सारी चीज़ें हो रही है। तो मुझे याद है मेरी 15,000 सैलरी थी, मेरा 13,000 में सारा एक्सपेंस हो जाता था। मैं मुंबई के एक छोटे से हॉल में रहती थी। उस हॉल में मेरा 9500 का कुछ रेंट हुआ करता था और थोड़ी बहुत चीज़ें मिला के 13,000 मेरा एक्सपेंस होता था और मेरा 2,000 बचते थे उस जॉब में। तो वो 4-5 महीने वो जॉब चली और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे ये हुई कि मैं एकता कपूर से मिली। मतलब बहुत से लोग मिल नहीं पाते, उन तक पहुँच नहीं पाते और एज़ एक्टर, एज़ मॉडल आप सोचते हो कि कभी आपको मौका मिलेगा उनसे बात करने का, और मैं उनसे मिलने गई कास्टिंग लॉक कराने के लिए। मतलब लिटरली लीड एक्टर्स की हमको कास्टिंग लॉक करानी थी और पता नहीं कि यूजुअली मेरे जो सीनियर थे, जो मेरे बॉस थे, वो जाने वाले थे। उनकी तबीयत खराब हुई, कुछ हुआ ऐसा कि मुझे भेज दिया गया। बीइंग समबडी हू इज़ न्यू टू इट, जिसको पता ही नहीं है कैसे बात करनी है, एंड जो इंसान इतने सालों से इंडस्ट्री में है, कैसे आप बात करोगे, कैसे आप प्रेजेंट करोगे। और मेरे सामने मैं एकता कपूर को देखती हूँ एंड आई वाज लाइक, नायरा तेरी लाइफ में कुछ तो है कि तुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो तूने सोची भी नहीं है। सो दूसरा प्रोजेक्ट मिला, दूसरे में प्रमोशन हो गया, सीरियल किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद मुझे अचानक से एक और काम मिलता है जो था एसवीएफ प्रोडक्शन के साथ, जो बंगाल का बहुत ही बड़ा फेमस प्रोडक्शन था, जहाँ पे लोग पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और उसमें हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जहाँ पे कास्टिंग मुकेश छाबरा कर रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब एज़ एक्टर आप लाइन में लगते हो, आप सोचते हो कि कब उनकी झलक मिलेगी, और मैं ज़ूम कॉल पे उनको देख रही हूँ कि वहाँ पे कास्टिंग की बातें हो रही है और मैं बिहाइंड द कैमरा से वो सब चीज़ें सुन रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा था कि एक लड़की जो एक छोटे से टाउन में रहती थी, जो एक अलग सपना जी रही थी सिविल इंजीनियर बनने का या थोड़ा बहुत मॉडलिंग करने का, आज वो एक ड्रीम लाइफ़ जी रही थी। मुझे याद है बचपन में वो ₹2 की टॉफ़ी लेने के लिए ना, वो मम्मी की एक अलमीरा होती थी, वहाँ से चुपके से मैं ₹2 चुराती थी वो टॉफ़ी लेने के लिए। और आज मैं बॉम्बे जैसी जगह में खुद को वो लाइफ़ दे पा रही थी जो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं दे पाऊँगी। वो फ्रीडम, वो पैसा, वो डेज़िग्नेशन, एंड ऐसे करते-करते एक और मेरे को प्रोजेक्ट मिला, मेरे को एड्स मिली। मैंने अपनी लाइफ़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट किया था, वो थी बॉलीवुड फ़िल्म, जिसमें मैंने आर्ट डायरेक्टर का काम किया, एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर का, जिसमें रवीना टंडन और संजय दत्त थे। तो रवीना टंडन मैम को सामने से देखना, उस प्रोजेक्ट का पार्ट होना, मुझे ऐसा लग रहा था कि वाह! दिस इज़ द बेस्ट लाइफ़, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्रोजेक्ट में इनकम मेरी अच्छी हो रही है, मेरा प्रमोशन हो रहा है, मैं क्रिएटिव, असिस्टेंट डायरेक्शन, आर्ट डायरेक्शन सब कुछ मैं अच्छा कर रही हूँ। बट आई थिंक दैट वाज़ जस्ट इन माय हेड, क्योंकि जब मैं प्रोजेक्ट कर रही थी मुझे बोला तो जाता था कि हाँ, ये पैसे आपको मिल जाएँगे, ये इतना आपको अमाउंट मिल जाएगा, बट वो पैसे आ नहीं रहे थे। वो सिर्फ़ पेपर में पैसे थे, बट जेब में तो वो पैसे आ ही नहीं रहे थे। सब यही बोलते थे 6 महीने में क्लियर हो जाएगा, 2 महीने में क्लियर हो जाएगा। बट ऐसे करते-करते मैंने महीनों निकाल दिए अपने पैसों का वेट करने में, एंड जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी जेब में सिर्फ़ 15,000 बचे लास्ट, और अब मेरे पास पैसा नहीं बचा है मुंबई में रहने का। मैं अपने पीक ऑफ द करियर में थी कि मेरा ऐसा ग्राफ था कि बिना घर बैठे बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं और हर प्रोजेक्ट में इतना बेस्ट किया है कि लोग मुझे रेफर कर रहे थे कि इसको यहाँ से वहाँ, मुझे इंटरव्यू देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लोगों ने मेरा काम देख लिया था। बट पैसे ही नहीं बचे जेब में, और उस वक़्त मेरा डिप्रेशन स्टार्ट हुआ। बहुत आइसोलेट हो गई मैं। कभी बहुत ज़्यादा रोने लगी, कभी बिल्कुल नहीं रोती थी, कभी घरवाले कॉल करते थे, फ़ोन उठाती नहीं थी। समझ नहीं आता था कि किसी को कैसे बताऊँ कि यू नो आप ना, आपको वुंड्स होते हैं ना, आपको लगती है ना, आपका ब्लड निकलता है ना, तो आप किसी को दिखा सकते हो मेरे को ये लगा है। बट जब बात फाइनेंशियल स्टेटस की होती है ना,
वो बहुत ह्यूमिलिएटिंग लगता है बताना भी किसी को कि यार इतने भी पैसे नहीं बचे कि रेंट दे पाओ, इतना भी नहीं बचा कि आप कहाँ अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ देने निकले थे, कहाँ आपके पास खाने के पैसे नहीं बचे। तो मैं इतना नीचे अपनी अपनी आँखों में गिर चुकी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं तो लूज़र हूँ, मैंने कुछ नहीं उखाड़ा, 6 साल बॉम्बे में रह के सेव ही नहीं किया इतना, और अगर सेव किया भी तो वो इतना खर्च हो चुका था कि मतलब मैं हेल्पलेस फील कर रही थी। और वो होता है ना कि अगर आप अमीर बाप की औलाद हो, आपको पता है कि आपके घर से पैसा आ जाएगा, मेरे पास तो वो ऑप्शन भी नहीं था। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ, और ना कभी ऐसा माइंडसेट रहा हो कि अरे रिच लड़का पटा लो, गोल्ड डिगर बन जाओ, वो भी नहीं आता। तो ऐसा लग रहा था कि यार अब कुछ नहीं बचा है, दिस इज द डेड एंड। एंड देन आई डिसाइडेड कि नाउ इट्स टाइम टू लीव बॉम्बे एंड गो टू बैंगलोर, बिकॉज मेरा भाई वहाँ रहता था एंड ही सेड कि मैं अकेला तुझे यहाँ छोड़ूंगा, तू डिप्रेशन में चली जाएगी। एंड ही सेड कि मैं तेरे लिए बिजनेस खड़ा करता हूँ, तू वो संभाल, तू यहाँ रहे, हमारे साथ रहे, डिप्रेशन से भी दूर हो जाएगी, लाइफ भी बेटर हो जाएगी, बॉम्बे में कुछ नहीं रखा है। तो यही सोच के मैं बैंगलोर मूव हुई, और मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ रियलाइज़ हुई कि अब तो इंडस्ट्री खत्म, अब वो करियर खत्म, अब एक नई शुरुआत हो रही है। तो अगर सिटी चेंज है, करियर चेंज है, तो नाम भी चेंज कर लेती हूँ। मेरे दिमाग में था, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती थी, तो मेरे एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला था कि नाम चेंज करो, बट कभी कॉलिंग नहीं आया था। पता नहीं जब मैं बैंगलोर पहुंची ना, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आया कि इट्स टाइम टू चेंज द नेम, इट्स टाइम टू इरेज एवरीथिंग दैट आई हैव डन एज भावना। मेरा जो पुराना नाम था भावना ओझा, मैंने बस सोच लिया था कि इसको इरेज कर देना है। जो इसने काम किए, जो इसने अचीवमेंट्स ली है लाइफ में, वो सब इरेज कर देते हैं, भूल जाते हैं कि कोई मॉडल थी, कोई एक्टर थी, कोई बिहाइंड द कैमरा वाला इंसान था, सब कुछ। एंड जिस दिन मैंने अपना नाम नायरा किया, उस दिन से मेरी लाइफ बदल गई, लिटरली मेरी लाइफ बदल गई, आई एम नॉट जोकिंग। ऑडिशन के लिए मैं रेडी तब भी नहीं थी, बट बहुत प्रेशर आ रहा था, तो मैंने कहा चलो ऑडिशन दे देते हैं, शायद कुछ हो जाए, शायद मैं कुछ बेटर लाइफ अपने पेरेंट्स को दे पाऊँ। और मैं इस बार ऑडिशन देने गई, बट मैं नायरा नाम के साथ गई। और फॉर अ वियर्ड रीजन उसी साल मैंने 2 बार ऑडिशन दिया, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन मैंने भावना नाम से दिया, ऑफलाइन मैंने नायरा नाम से दिया। और मैं भीड़ में गई, लगी, खुद से मैंने किया, और मेरा सिलेक्शन हो गया। पता नहीं कैसे, पर्सनालिटी तो सेम थी, बस नाम अलग था, सच्चाई तो वही थी, कहानी तो वही थी। मे बी द नेम वॉज माई लक, एंड दैट्स वाई नायरा का एक और मीनिंग है जो है लक। तो वहाँ से शुरुआत हुई, रोडीज़ में सिलेक्शन हो गया, बट कहीं न कहीं मैं खुश तो नहीं थी, बिकॉज़ किसी शो में जाना मतलब उतना ही एक्सपेंस, उतना ही ट्रैवल का खर्चा, उतना ही कपड़ों का खर्चा। एंड ऑनेस्टली मेरे पास नहीं थे पैसे कि मैं अपने लिए उतने कपड़े खरीद पाऊँ, जा पाऊँ। मैंने जैसे-तैसे करके मैनेज करके कहीं न कहीं से जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, थोड़ा बहुत जो बिज़नेस से आया, थोड़ा बहुत वो सब लगा के मैं शो पे पहुँची। शो हुआ, शो खत्म हुआ, तो मुझे कुछ गिला-शिकवा था नहीं, क्योंकि मैं अपने विल से कभी शो पे थी नहीं। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि मेरी दुनिया यहाँ से यहाँ गिर चुकी थी, कि जिस लड़की ने इतने सालों मेहनत करके इतना कुछ बनाया, वो सब कुछ जा चुका था। तो अब कुछ भी मिल जाता, उसकी कोई खुशी नहीं थी। तो बट एक ही गिला था कि यार एक अपॉर्च्युनिटी जो शायद मेरे पेरेंट्स की लाइफ बदल सकती थी, वो हाथ से चली गई। फिर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ी। मेरे भाई ने बोला कि सैलून स्टार्ट करते हैं, थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि हम कुछ भी कर रहे थे ना, वो इतना इनफ नहीं था कि मैं अपने डैड को बोल पाऊँ कि यार अब अपनी ये लाइफ छोड़ दो और बैंगलोर शिफ्ट हो जाओ हमारे साथ। बिकॉज़ जितना आप बिज़नेस चलाते हो ना, लोगों को ऐसा लगता है बिज़नेस खोल दिया तो बहुत पैसे वाले होंगे। उस बिज़नेस को खोलने के लिए जितना लोन, जितनी ईएमआईज़ लगती है, जितने खर्चे होते हैं, उसको देते-देते ही इंसान इतना खाली हो जाता है कि कुछ बचता नहीं है। तो वही हो रहा था, हमने सोचा कि एक और बिज़नेस खड़ा करते हैं, शायद इससे कुछ बेटर हो जाए। जब सैलून स्टार्ट करने की बात आई, तो मैंने फिर से अपना मन बना लिया कि भूल जाओ, रोडीज़ हो गया, तुमने कुछ झंडे नहीं उखाड़े, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम बिज़नेस पे फ़ोकस करो। और मेरी लाइफ़ में पता नहीं ऐसा रहा है कि मैं जैसे ही अपना माइंड बनाती हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है, अचानक से कुछ और आ जाता है लाइफ़ में। और वही हुआ, जब मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि मेरे को सैलून ओपन करना है, सारी लोन-वोन सब चीज़, सब कुछ हो रहा है, सब बातें हो रही हैं, सब दिमाग में बना लिया कैसा क्या करना है। इतने में स्प्लिट्स के लिए कॉल आता है, ऑडिशन के लिए। और मैं शॉक्ड कि मैंने दिया तो था ऑडिशन 3-4 महीने पहले, सबको कॉल आ चुके थे, मुझे तो कॉल आया ही नहीं था, एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि कॉल आने वाला है। अचानक से वो कॉल आता है और मैं ऑडिशन देती हूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाता है, बट ये बोल के कि कोई और शो है। खुशी, दुःख सब कुछ मिक्स था, बिकॉज़ समझ में नहीं आ रहा था कि ये शो मुझे वो अपॉर्च्युनिटी देगा अच्छी कि नहीं। बट मैंने सोचा कि यार चलते हुए अपॉर्च्युनिटी आई है, तो लेट्स गो अहेड विद दैट। और
सारी चीज़ें स्टेक पे लगा के मैं रेडी हो गई कि चलो जाते हैं। आई थिंक मेरी अगर जर्नी में अगर आप बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट ढूँढ रहे हो, तो ऑनेस्टली मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने बहुत झंडे उखाड़ दिए कि मैंने बहुत कुछ ऐसा कर लिया या मैं अपने पेरेंट्स को बहुत बेटर लाइफ दे पाई हूँ। बट मैंने छोटे-छोटे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं कि एक ऐसी लड़की जिसको जिसके पास इतना पॉवर्टी था, पढ़ने के पैसे नहीं है, आज वो खुद अपना बिज़नेस खोल के बैठी है, पैसे कमा रही है, एंटरप्रेन्योर बन रही है। ऐसा इंसान जो एक रैंडम अननोन था, आज उसने क्रिएटिव डायरेक्शन, आर्ट डायरेक्शन, बिहाइंड कैमरा, फ्रंट कैमरा सब कुछ कर लिया। एक ऐसी लड़की जो मॉडल बनना चाहती थी, वो मॉडल बनी। एक ऐसी लड़की जो पैसे कमाना चाहती थी, उसने पैसे कमाए। एक ऐसी लड़की जो अपने पेरेंट्स को बेटर लाइफ देना चाहती थी, उस लेवल की बेटर तो नहीं बट जिस स्टेज पे मेरे पेरेंट्स थे, उससे 20% बेटर मैंने उनको किया है। अभी जितना मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, बहुत मेंटल हेल्थ के बारे में बातें होती हैं, बहुत आजकल बहुत कॉमन हो गया है लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी होना। सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग टू एनीवन हु इज़ वाचिंग दिस राइट नाउ एंड हु हैज़ गॉन थ्रू दिस डिप्रेशन। आई नो ऐसा फील होता है कि हमें कोई समझ नहीं सकता। आई नो ऐसा फील होता है कि खुद को मार दो। मैंने बहुत सुसाइड अटेम्प्ट्स किए हैं अपनी लाइफ में, ट्रस्ट मी। मुझे याद है मैंने एक बार मस्कीटो का वो जो आता है लिक्विड, मैंने वो भी पिया है, अपने हाथ भी कट करे हैं और बहुत बार गला दबाने की भी कोशिश की है। एंड सबसे पहले मेरा अटेम्प्ट 11 साल की उम्र में था, बिकॉज मैं इतना गरीबी, इतना सबसे परेशान हो गई थी। तो जब मेरे जैसा इंसान ना ऐसी चीज़ से निकल सकता है ना, ट्रस्ट मी कोई भी निकल सकता है। मैंने अपने आप को उतने डार्क फेज में देखा है कि शावर चल रहा है, मैं घंटों तक बैठी हूँ और रो रही हूँ। और ऐसा भी फेज देखा कि मैं रो ही नहीं पा रही हूँ, मैं रो ही नहीं पा रही हूँ, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी ऐसा लग रहा है पागल हो चुकी हूँ, कभी कभी ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ काला जादू कर दिया है क्या। कभी कभी ऐसी आवाजें आ रही है जो कह रहा है कि नायरा किल योरसेल्फ, यू आर अ लूजर। बट मैंने हर चीज से लड़ाई की है क्योंकि मुझे उससे बाहर निकलना था। सो अगर आप जब तक डिसाइड नहीं कर लेते ना कि आपको इस चीज से बाहर निकलना है, तब तक आपको कोई नहीं निकाल सकता बाहर, आप खुद भी नहीं निकाल सकते हो। सो विक्टिमाइज करना ठीक है, खुद के लिए सिंपैथी फील करना ठीक है, बट इट्स ओनली यू हु कैन सेव यू एट द एंड ऑफ द डे। एंड ट्रस्ट मी, लगता है कि इट्स ऑल डार्क, देयर इज नो लाइट, बट only you can bring that light in your life. And trust me, everything is possible in life. Just have faith in yourself that depression हो चाहे कुछ भी हो, लाइफ एंड नहीं होती। वो तभी एंड होती है जब आप अपने आप से हार जाते हो, जब आप अपने ऊपर यकीन करना बंद कर देते हो। सो whosoever is going through depression, whosoever is going through anxiety, you can come out of it, trust me. And lastly, I just want to thanks to Josh Talks and to all the audience who is watching me, who is listening to me, कि मुझे पहली बार ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मेरी कहानी भावना से नायरा बनने की बाहर आई। ऐसी स्ट्रगल जिसके बारे में बहुत सोचना पड़ता है बात करते वक्त, बिकॉज बहुत से लोग सोचते हैं सिंपैथी के लिए बोल रही है, विक्टिमाइज कर रही है, व्यूज़ चाहिए होंगे, बट उस शेल से बाहर आना, अपनी स्टोरी दूसरों को बताना। थैंक यू सो मच जोश टॉक फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। एंड आई होप कि मेरी बातें सुन के एटलीस्ट कोई एक इंसान को भी स्ट्रेंथ मिल जाए ना, आई विल बी मोर देन हैप्पी।